जय हिंद। देखिए, ब्रिक्स की बहुत बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा में गए थे, सबसे बड़ी यात्रा है। और इसी दौरान जबकि वो वेस्ट अफ्रीका में गए, कैरेबियन में गए हैं और ख़ास करके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, अर्जेंटीना और फिर ब्राज़ील। ब्राज़ील में पहला चरण ब्रिक्स और ब्रिक्स की बहुत बातें हो रही हैं। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो उसका गठजोड़ है, उसमें ये 5 देश थे, अब तो 10 आ चुके हैं। उसके साथ बहुत तेज़ी से लोग आके जुड़ना चाहते हैं ब्रिक्स में। और इसकी तुलना अब G7 जो ग्रुपिंग 7 है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी गई थी 20वीं सदी की, और ये 21वीं सदी की ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी का जो संगठन है। और बड़ा उनके दोनों के बीच में इतना बड़ा होड़ लग गया है कि पूरी दुनिया की नज़र ब्रिक्स में है। और जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो अभी ब्राज़ील में हुआ 6 और 7 तारीख को, आज 8 तारीख है, तो उसके जो कौन-कौन सी उपलब्धियाँ हैं, भारत ने जो वहाँ अपना झंडा गाड़ा है, मोदी ने हुंकार लगाई है, एक बहुत बड़ी हुंकार, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है इसको जानना, और भारतीयों को आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा जब इसको पूरी आप देखेंगे हमारी इस वीडियो को। और उसमें से 7 मेजर उपलब्धियों के बारे में हम बातचीत करते हैं। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, उसमें 10 देशों ने हिस्सा लिया। उसमें है इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड इथियोपिया। इस सम्मेलन में 2 बड़े नेता शी जिनपिंग साहब नहीं आए, उनकी जगह उनके प्राइम मिनिस्टर ली आए। कहीं मैंने पहले बताया था कि शायद वो घबराए हुए हैं, वो मार्शलाइज हो चुके हैं चाइना में, इस कारण से नहीं आए। और मेरे ख्याल से थोड़ी मोदी जी से भी घबरा कर ही नहीं आए हैं, उसका भी कारण है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा ये एब्सोल्युटली क्लियर होता जाएगा। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया इज एन ऑफेंसिव, तो वहाँ से पुतिन साहब भी नहीं आए। उनके रिप्रेजेंटेटिव लैवरोव साहब आए थे, उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें आई खुल करके कि जो कंबाइंड जीडीपी है इन 10 देशों का, वो तकरीबन $77 ट्रिलियन की है। और जो 7 देश G7 है, उनकी जो कंबाइंड ये है जो जीडीपी है, वो $57 ट्रिलियन की तुलना। अब आप तुलना कर लीजिए। ये ब्रिक्स तो 2009 में शुरू हुआ, 2010 से आप लीजिए, जब साउथ अफ्रीका भी इसको ज्वाइन किया, तो उस समय से लेकर के अब 2025 है, मात्र 15 साल में। और जब इसकी संरचना की बात हुई थी, ब्रिक्स की पहली बात भी जो हमारी 21वीं सदी में के समय हुई 2001 में, जो अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट थे गोल्डमैन सैक के, जिम ऑर्लिन ने, उन्होंने कहा था कि उसे केवल 4 देशों का नाम की इमर्जिंग जो ये हैं, जिसमें भारत, इंडिया था, ब्राज़ील था, चाइना और रशिया, कि यदि ये ग्रुपिंग साथ आ जाए तो उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि ये 2050 में 50 साल बाद इट विल क्रॉस ओवर टू G7। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। और उसमें कौन कौन से देश थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, जो बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और ये इतनी बड़ी बात होती थी कि इस सम्मेलन में किसी को बुला लो तो बड़ा माना जाता था कि ये अच्छे कर रहे हैं। G7 7 देश, इसको रशिया ने भी ज्वाइन किया था, G7+1 कहते थे। बट रशिया जब क्रीमिया में गया 2014 में, तो इसको हटा दिया गया, इसको निकाल दिया गया वहाँ से। 1975 से लेकर 2005 तक 50 साल हो गए, और उसकी अर्थव्यवस्था $57 ट्रिलियन की है। और ब्रिक केवल 15, मात्र 15, और भविष्यवाणी को उन्होंने को नकारा कर दिया, डिफीटेड दैट, कि 50 साल लगेगा, विद इन 15 ईयर्स $77 ट्रिलियन। तो आप समझिए कि ब्रिक्स की हस्ती क्या होने वाली है।
और सबसे इम्पोर्टेंट देश है कि इमर्जिंग इकोनॉमी के बाद इसमें ग्लोबल साउथ के देश हैं। आप सोचिए, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। ईरान इसमें आ चुका है। और ब्रिक्स का सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन है, पूरे विश्व में 8 बिलियन लोग रहते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा, मोर देन 4 बिलियन पीपल का रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स में हो गया है इन 15 सालों के अंदर। तो देखिए, 2 बड़े देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, मानवता का पूरा केंद्र है, भारत, चाइना इसमें है, और दूसरे देश भी जो आ रहे हैं उनके पास जो, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि बढ़ना इनका कैसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश हैं। इवन सऊदी अरेबिया वांट्स टू कम इसमें, वो सुनने में आता है। पर कुछ दिनों की बात है कि बहुत सारे, बेलारूस, एनी नेशन जो उनकी जकड़ से बाहर है, जो ग्लोबल नॉर्थ, क्योंकि G7 तो ग्लोबल नॉर्थ वालों का है, तो ये ग्लोबल साउथ की बात होती है, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो कि 21st सेंचुरी का एक्चुअल, दिस सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी, पर इसको डिफीट करना चाहते हैं। दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्शन दैट 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी, एशियन सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करता हूँ जो खास करके ये जो ग्लोबल नॉर्थ वाले जो हैं, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज हैं, वो फील करते हैं लॉस ऑफ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होगा। टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो ये लगाते हैं, जिससे वो पूरे विश्व को, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, वो नहीं चलेगा। रिडक्शन इन ऑन डिपेंडेंस ऑन डॉलर, इट विल गो। शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जो ग्लोबल इकोनॉमी जो शिफ्ट हो रही है, एंड लॉस ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेशन, तो मैंने पहले ही बता दिया। और जो सैंक्शन रिजीम, इन्होंने भारत पे भी सैंक्शन लगाया था, जब हम हमारे ऊपर में बहुत, अरे एक बार नहीं, जब हमने अभी न्यूक्लियर किया था 1998 में, तब हमें हमारे ऊपर सैंक्शन, अभी रशिया के ऊपर में सैंक्शन है, ईरान के ऊपर सैंक्शन है। सो दिस हैज बिकम ए टूल, ए हेजेमोनिक टूल, इकोनॉमिक टूल टू सप्रेस और अपनी बातों को ऊपर रखने की। तो क्योंकि दिस बबल इज बस्टिंग, जो अमेरिका ने ये डॉलराइजेशन की जो अभी तक लीड ली हुई है, उसकी स्टेट जो डेट है $37 ट्रिलियन, पूरी उसकी अर्थव्यवस्था $31 ट्रिलियन की है, $37 ट्रिलियन इज देयर डेट। तकरीबन हर एक साल $1 ट्रिलियन उसको केवल इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दिस हैज टू, एंड दैट्स व्हाई जो छोटे से छोटी चीज से कमा लो, किसी तरह ट्रेड से बड़ा कमा लो, सभी लोग वापस आए। डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं जायज है, और जो आपका जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो आपका वेस्ट है, सो कॉल्ड वेस्ट, इससे घबराया हुआ है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि जो 7 बड़ी उपलब्धियां, अदरवाइज दिस विल बिकम ए वेरी लॉन्ग वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, विक्टिम्स एंड सपोर्टर, victims and supporter of terrorist or terrorism cannot be treated equally. भारत विक्टिम है, पाकिस्तान उसका सपोर्टर है, और वहां से ही इमिनेट होता है। दे कांट बी इक्वेटेड टुगेदर और एनीवेयर। सो टेररिज्म के ऊपर में, ब्रिक्स के सम्मेलन के ऊपर में जो एक हुंकार भरी है मोदी जी, और दैट वाज हिज फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट विच ही हैज गिवन, do not hesitate to sanction terrorist. Hesitate मत कीजिए, जो टेररिस्ट हैं उसके ऊपर सैंक्शन, और टेररिस्ट कंट्री और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को सैंक्शन करने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड से बातें होती हैं, और अब आप देखिए पुलवामा के बाद तो एब्सोल्युटली दिखता है। पुलवामा में भले उसकी निंदा होती है पुलवामा में, बट कंट्री विच एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर करता है, उसके नाम तक ज्वाइंट स्टेटमेंट में, और भारत ने SCO में, फिर क्वाड में, और ब्रिक्स के ऊपर में, ये 3 बड़े मंच के ऊपर में इतनी बड़ी हुंकार डाली है। और इसमें यहाँ तो खुद मोदी साहब ने इसके ऊपर हुंकार डाली है, और उनका ये ओपनिंग टू टेक अवे था। देखिए, थर्ड जो पॉइंट है, मोदी ने सभी को अवगत कराया, उन्होंने बड़े जोर से अवगत एंड वार्न किया कि क्रिटिकल
मिनरल्स जो हैं, खास करके जो चाइना है या वेस्ट की कुछ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, दे वांट टू वेपनाइज द क्रिटिकल मीटिंग एंड ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रीज। दैट शुड नॉट, वो नहीं, वॉर्न किया, ये नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देयर आर अल्टरनेटिव्स। लोग चाहेंगे आपके hegemonic behavior and weaponizing the critical mineral, especially with China, because they have taken the lead. They had the vision, they have to take the lead. Other countries, तो दूसरे कंट्रीज को ट्राई कर रहे हैं। चौथी, मोदी ने जोर दिया है कि जो ग्लोबल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UN, यूनाइटेड नेशन इत्यादि जो हैं, उनमें रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। ये सारे के सारे 20वीं सदी के उपज हैं, वहां से निकले हैं। तो 20वीं सदी की उपज 21वीं सदी के ये जो भी आपके एजेंसीज हैं, दे कांट डिक्टेट एंड दे कांट रन ऑन दैट। उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, विच हैज टू बी द रियलिटी। द कंट्रीज आर राइजिंग, ग्लोबल साउथ इज राइजिंग, एस्पिरेशंस आते हैं। यू कांट divide the whole world in and just try to dominate. ये नहीं हो सकता है। पांचवा पॉइंट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड वोटिंग राइट्स, वीटो पावर और लीडरशिप जो पोजीशंस हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। Everyone has to be taken equally. No one is superior. कोई बड़ा नहीं, जैसे, और सबको आवाज मिलनी चाहिए। This is what the Modi is saying in this BRICS. छठा पॉइंट, ब्रिक्स। उन्होंने फिर ये बात आई और खुल के बात आई कि इस पुशिंग विद द डीडॉलराइजेशन, चाहे वो किसी का भी कंसर्न हो, दो बायलैटरल ट्रेड जैसे मैंने पहले बताया विद इन द कंट्रीज, UPI पेमेंट एंड थिंग लाइक दैट। दिस इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है ये। और सातवां पॉइंट जो उन्होंने सबसे बड़े, ब्रिक्स में जो पहली बार ब्रिक्स के दौरान जो ईरान के न्यूक्लियर साइट पे जो अटैक हुआ है, और भारत भी इस बार उसी साइड खड़ा हुआ दिखाई देता है, उसकी कड़ी निंदा हुई और भारत भी वहाँ शामिल था। कि आप किसी कंट्री के जो एस्पिरेशंस हैं, इफ दे आर गोइंग फॉर पीसफुल पर्पस, यू कांट कैरी आउट वहाँ पर आप अटैक नहीं। जो अटैक आप देखें, खास करके जो हुआ है पिछले महीने जून में, ऑपरेशन राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमर, ये दिस इज उसकी कड़ी भारत उसमें अपना भी शामिल हुआ है। दूसरा, गाजा का समाधान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में होना चाहिए। लॉन्ग एज हैपेंड 7 अक्टूबर में भारत एब्सोल्युटली खड़ा था कि किस तरह से आतंकवाद अब खत्म हो चुका है। तो आतंकवाद, क्योंकि हमास इज मोर और लेस फिनिश्ड, Hezbollah is more or less finished. Now उसकी समाधान should be on humanitarian ground. तो these are 7 takeaway points, और इसमें मोदी की हुंकार है, बहुत तगड़ी हुंकार, क्योंकि he was the tallest leader in the BRICS। तो उनकी जो हुंकार है पूरे विश्व में गूंज रही है। थैंक यू, जय हिंद।